नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी छठी यूनिट का आज का अपना टॉपिक रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर, यानी वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाए, इस पर यह टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं दो क्वेश्चन। और पहले वाले जो लेक्चर है उसमें आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी और दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। पहले क्वेश्चन का आंसर सी और दूसरे का आंसर है ए। पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से बही स्थानीय संरक्षण कौन सा है। बही स्थानीय संरक्षण का मतलब ये होता है कि जीव को उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करना और वहां पर उसकी जैव विविधता का संरक्षण करना बही स्थानीय या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में चिड़ियाघर आता है, बोटनिकल गार्डन आता है तथा जीन बैंक एक्स सिटू कंजर्वेशन में शामिल होते हैं। और इसमें आपको जो राष्ट्रीय पार्क दे रखा था वो इन सिटू कंजर्वेशन में शामिल होता है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी। दूसरा क्वेश्चन है जो है उसका आंसर क्या है, ए। और दूसरा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जो ऑप्शन में दी गई थी वो आपके थी जैव मंडल रिजर्व या फिर जैव मंडल आधार। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही है। आज का जो क्वेश्चन है अपने दो क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक नंबर है जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन डी है न ही 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है शांत घाटी, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है सुरमा घाटी और ऑप्शन डी क्या है, फूलों की घाटी। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। इसके अलावा अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी दक्ष साइंस क्लासेस के नाम से है, तो वहां पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर आपको कुछ मटेरियल जो है अपन पढ़ते हैं, इसके अलावा भी कुछ मटेरियल आपको उस पर उपलब्ध हो जाएगा। अब अपन शुरू करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि आज का अपना टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण, वर्षा का जो जल है उसको किस प्रकार संरक्षित किया जाए। भारत में परंपरागत रूप से प्राचीन काल से ही वर्षा जल जो है उसको संग्रहित किया जाता है। और वर्षा जल जो है वो वर्षा जल जब प्रवाहित होता है तो उसको मानव निर्मित कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनके द्वारा वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है और उसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है, पेयजल के लिए किया जाता है। इस प्रकार उपयोगी कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो परंपरागत जल स्रोत वर्षा जल संग्रहण के थे उनका धीरे धीरे अवनयन हो रहा है, वो धीरे धीरे डिग्रेडेड होते जा रहे हैं, क्योंकि न तो पब्लिक का उनकी तरफ ध्यान है और न ही गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता है। सिंचाई के कार्य हेतु भी इनका उपयोग किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो संग्रहित करने के लिए तालाब बावड़ी जो भी बनाई जाती हैं तो उनका उपयोग इसमें किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से वर्षा जल संग्रहण किया जाता रहा है।
जिसका उपयोग सिंचाई व पेयजल हेतु किया जाता है। सिंचाई हेतु व पेयजल हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका उपयोग किया जाता है। रेन वाटर में प्रवाहित जल को कृत्रिम रूप से निर्मित संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण इकाइयों का वर्षा जल संग्रहण इकाइयों का अवनयन हुआ है। तो अवनयन के जो कारण है वो अपन बाद में देख लेंगे कि वर्षा जल संग्रहण की जो इकाइयां हैं इनका अवनयन किस प्रकार हुआ है, क्या कारक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अपन बात करते हैं सिंचाई हेतु परंपरागत जल संग्रहण पद्धतियां। सिंचाई हेतु परंपरागत संरक्षण पद्धतियां। सिंचाई हेतु परंपरागत जल संग्रहण इकाइयां। इकाइयां या फिर पद्धतियां अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है संरचनाओं के आधार पर। जैसे पहाड़ी इलाकों में इन्हें कुदल कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र कुदल। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें कुदल कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल संरक्षण की इकाइयां हैं उन्हें क्या कहते हैं, कुदल कहा जाता है। इसी प्रकार नागालैंड में जाबो पद्धति, नागालैंड में इन्हें क्या कहते हैं, जाबो पद्धति। हरियाणा में आपी तालाब, हरियाणा आबी तालाब। कर्नाटक में इन्हें केरे कहा जाता है। कर्नाटक में इन्हें क्या कहते हैं, केरे कहते हैं। असम में इन्हें डोंग पोखर कहते हैं। डोंग पोखर, असम में डोंग पोखर कहते हैं। महाराष्ट्र में बंधारे, महाराष्ट्र में इन्हें बंधारे कहा जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु में ईरी तालाब को तमिलनाडु में ईरी कहा जाता है। अंडमान निकोबार में जेकवेल, अंडमान निकोबार में इन्हें जेकवेल कहा जाता है। जेकवेल। तो हरियाणा में आबी तालाब, कर्नाटक में केरे, असम में डोंग पोखर, महाराष्ट्र में बंधारे, तमिलनाडु में ईरी, अंडमान निकोबार में जेकवेल, पहाड़ी क्षेत्रों में कुदल, नागालैंड में जाबो पद्धति। सभी जो ये पद्धतियां हैं ये वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां हैं। इसी प्रकार राजस्थान में
इन्हें काफी नामों से जाना जाता है। और हरियाणा मध्य प्रदेश में हवेली के नाम से एक संरचना होती है जो जल संग्रहण हेतु तालाब को हवेली कहा जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो पान के बागान होते हैं, पान के बागानों में जल पहुंचाने हेतु बांस की नलियां बनाई जाती हैं और इन बांस की नलियों से सिंचाई की जाती है। तो हवेली कहाँ कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश में इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए जो तालाब में जल संग्रहित किया जाता है उसे हवेली कहा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में नाड़ी, टाका, टोबा, बावड़ी, तालाब, पोखर, कुंड, झालरा, ये सभी वर्षा जल संग्रहण की इकाइयां हैं जो राजस्थान में उपयोग में ली जाती हैं। अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण हेतु जो इकाइयां काम में ली जाती हैं वो कौन सी हैं और इन इकाइयों की संरचना किस प्रकार है और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसको अपन विस्तार से देखेंगे। राजस्थान में देश की 5.5% जनसंख्या रहती है और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से पहला बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के आधार पर ये 8वां बड़ा राज्य है। लेकिन यहाँ पर जो संपूर्ण देश है उसमें उपलब्ध जितना जल है उसका 1% जल ही राजस्थान के पास है, यानी कि राजस्थान में जल का अभाव है। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% जनसंख्या निवास करती है। 5.5% जनसंख्या यहां निवास करती है। जनसंख्या के हिसाब से यह 8वें नंबर का राज्य है। यहां देश में उपलब्ध कुल जल का केवल 1% जल उपलब्ध है, यानी यहां पर जल का अभाव पाया जाता है। कुल जल संसाधन जो भारत में राजस्थान में उपलब्ध है उसमें जो सतही जल है वो 1.16% है, जबकि भूगर्भिक जो जल है वो 1.07% है। सतही जल एक 1.16% और भूगर्भिक
जल 1.06% उपलब्ध है। ये राज्य में उपस्थित कुल जल संसाधन का इतना प्रतिशत, सतही जल 1.16% है और भूगर्भिक जल 1.06% है। राज्य में उपलब्ध कुल जल संसाधन, कुल जल संसाधन का सतही जल 1.16% और भूगर्भिक जल 1.06 या 1.07% के आसपास राज्य में उपस्थित है। यानी राज्य में जल का अभाव पाया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान को अगर अपन वर्षा के आधार पर बांटें तो उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसलिए परंपरागत जल संरक्षण की इकाइयां जो है यहाँ पर काफी उपस्थित हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के लिए कई पद्धतियां काम में ली जाती हैं, जिसमें पहला है आपके तालाब। पहला क्या है इसमें? तालाब। राजस्थान के परंपरागत जल संग्रहण इकाइयां, जल संग्रहण पद्धति। पहला इसमें तालाब। तालाबों का निर्माण राजस्थान में प्राचीन काल से होता हुआ आया है। तालाब के निर्माण की या देखरेख की जो जिम्मेदारी होती है वो समाज की होती है। यानी ये सामाजिक संरचनाएं होती हैं, पूरे समाज का इस पर अधिकार रहता है और इनका उपयोग सिंचाई में भी किया जाता है और इनका धार्मिक उपयोग भी है। ये प्राचीन काल से जल संरक्षण इकाइयां हैं, जल संरक्षण पद्धति है। इनका निर्माण व अधिकार समाज को है, यानी इनका निर्माण भी समाज द्वारा किया जाता है और इन पर अधिकार भी समाज का ही है। उपयोग इनका किया जाता है आपके सिंचाई हेतु और पेयजल हेतु इनका उपयोग किया जाता रहा है। दूसरा है झीलें। झीलें परंपरागत जल संग्रहण की इकाइयां हैं। झीलें कृत्रिम रूप से भी निर्मित हुई हैं और झीलें आपके प्राकृतिक रूप से भी झीलों का निर्माण हुआ है राजस्थान में। झीलें मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जब पानी किसी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है तो वो झीलों का रूप ले लेता है। इसके अलावा जो मेवाड़ का इलाका है वहां पर जैसे जैसमंद झील है, राजसमंद झील है, तो इनका निर्माण अकाल राहत कार्यों में कराया गया था। तो झीलें जो हैं वो परंपरागत जल स्रोत रही हैं। इनका निर्माण राजाओं द्वारा किया गया है, सेठों के द्वारा, और कई बंजारे हैं उनके द्वारा भी। जैसे फतेह पिछोला झील है, उसका निर्माण किसी बंजारे द्वारा किया गया बताया है। झीलें परंपरागत जल संग्रहण पद्धति। झीलों का निर्माण प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों से किया गया है। झीलें जो हैं इनका निर्माण राजा, सेठ, बंजारे द्वारा किया गया है। अकाल राहत कार्यों के रूप में
ये बनाई गई हैं। झीलों का उपयोग वर्तमान में पेयजल सिंचाई हेतु किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन में भी इनका उपयोग किया जाता है। और झीलें जो है वो भूगर्भिक जल को के लेवल को ऊपर उठाने में सहायक होती हैं। वर्षा जल इनमें संग्रहित होता है। अब बात करते हैं आपके नाड़ी। तीसरा है नाड़ी। नाड़ी जो होती हैं ये एक प्रकार का तालाब या पोखर ही होती हैं और इसमें वर्षा जल जो है वो एकत्रित होता है। एक प्रकार का तालाब या पोखर है। वर्षा जल संग्रहित होता है। नाड़ी में क्या होता है, वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। विशेषकर नाड़ी का निर्माण जोधपुर क्षेत्र में किया गया है। जोधपुर, और जोधपुर के महाराजा राव जोधा द्वारा नाड़ी निर्माण किया गया। तो नाड़ी जो है इनका उपयोग, इनका निर्माण जोधपुर वाले क्षेत्र में ज्यादा किया गया है। नाड़ी जो है इनकी संरचना की बात करें तो इनकी गहराई 3 से 12 मीटर होती है। गहराई इनकी कितनी होती है, 3 से 12 मीटर होती है। यह एक प्रकार का गड्ढा होता है जिसमें आकर वर्षा जल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। नाड़ी जो है इनको वर्षा जल संग्रहण के आधार पर एक साइड से पक्का कर दिया जाता है। इस प्रकार से नाड़ी जो है वो जल संग्रहण करने के लिए होती है, लेकिन एक साइड से इनको पक्का कर दिया जाता है ताकि इसमें जल जो है वो आसानी से संग्रहित होता रहे। नागौर, जैसलमेर, जोधपुर के जो इलाके हैं यहां पर लगभग 38% पानी जो है वो नाड़ी से उपयोग किया जाता है। 38% जल का उपयोग नाड़ी द्वारा होता है। वैसे तो एक तालाब की तरह ही होती हैं, लेकिन कई बार इनको एक साइड से पक्का कर दिया जाता है। एक साइड जो है इनका पक्का बना दिया जाता है और बाकी जो 3 साइड है वो कच्ची ही रहती हैं। गहराई इनकी 3 से 12 मीटर तक होती है। सर्वाधिक जोधपुर के इलाके में नाड़ी जो है इनका निर्माण किया गया है। नागौर, जैसलमेर और जोधपुर के इलाकों में 38% जल की आपूर्ति नाड़ी के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट आपके है बावड़ी। बावड़ी, बावड़ी का निर्माण प्राचीन काल में, मध्यकाल में बावड़ियों की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में भी इनकी जानकारी मिलती है, मध्यकाल में भी इनकी जानकारी मिलती है। बावड़ियां जो है वो वास्तुशास्त्र के आधार पर निर्मित की जाती थी और बावड़ियां जो है वो उनका काफी धार्मिक महत्व भी रहा है। इनका उल्लेख प्राचीन काल, मध्यकाल
में हुआ है, इनका उल्लेख यहां पर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनका निर्माण किया जाता था। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनका निर्माण होता है। बावड़ियां जो है वो किसी महल या फिर किसी आपके किले या फिर किसी मठ के किनारे निर्मित की जाती थी। इन्हें महल, मठ, गढ़ के किनारे निर्मित किया जाता था। उदाहरण के लिए आभानेरी की चांद बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के पास है। हर्षद माता मंदिर के पास इनका निर्माण किया गया है। बावड़ी का उपयोग पीने के पानी हेतु या फिर इनका उपयोग धार्मिक आधार पर किया जाता है। धार्मिक आधार पर इनका उपयोग किया जाता रहा है। तो बावड़ियां जो है इनका उल्लेख प्राचीन काल, मध्यकाल में है। इसके अलावा अपराजित परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। किसका? बावड़ी का। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनका निर्माण होता था। ये किसी महल, मंदिर, मठ या गढ़ के किनारे इनको निर्माण किया जाता है। आभानेरी की चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के पास है। पानी, पीने के पानी और धार्मिक आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है टाका। टाका, इसे कुंड भी कहा जाता है। इसे कुंड भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कुंड भी कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे तो पेयजल हेतु करते हैं। पेयजल हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसकी संरचना तस्त्री नुमा होती है। तस्त्री नुमा यानी इस प्रकार से गड्ढा बनाया जाता है गोल आकार का, और उस पर इस प्रकार से तस्त्री आकार की संरचना बनाई जाती है, और यहां पे इस प्रकार से उसका ढक्कन बनाया जाता है। और ये जो एरिया होता है इसके चारों तरफ का, यहां पर पानी संग्रहित करने के लिए इसको पक्का कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना को कुंड या फिर टाका कहा जाता है। तो इसकी संरचना क्या है? इसकी संरचना है तस्त्री नुमा। इसकी गहराई 30 से 40 फीट होती है। गहराई इसकी 30 से 40 फीट होती है। इसका निर्माण सार्वजनिक या फिर निजी रूप से किया जाता है। सार्वजनिक या फिर निजी रूप से किया जाता है। इसका निर्माण तलहटी, खेत, घरों में या सार्वजनिक स्थल पर इसका निर्माण किया जाता है। किसका? टाके का या फिर कुंड का। टाका या जो कुंड होता है इसका इसमें एक टर्म आती है पायतान। पायतान वह संरचना होती है जिससे वर्षा जल प्रवाहित होकर
कुंड या फिर टांके के अंदर गिरता है। यानी इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है इसको पक्का कर दिया जाता है, और यहाँ पर जब बारिश गिरती है तो बारिश का पानी बहकर इस कुंड या फिर टांके में चला जाता है। तो ये जो संरचना, वह आंगन या वह क्षेत्र जहां से पानी प्रवाहित होकर टांके के अंदर गिरता है उसे पायदान कहते हैं। वह संरचना जिससे प्रवाहित जल टांके के अंदर गिरता है क्या कहलाता है? पायदान कहलाता है। इसे इसका आंगन भी कह सकते हैं। फिर इसमें एक संरचना का नाम आता है आपके इंडू। यह जो तस्तरीनुमा संरचना होती है, इसके ऊपर जो ढक्कन पाया जाता है उसे इंडू कहा जाता है। टांके का ढक्कन जिससे पानी निकाला जाता है उसे इंडू कहा जाता है। तो इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? तस्तरीनुमा होती है। गहराई इसकी 30 से 40 फीट होती है। इसका निर्माण सार्वजनिक या निजी रूप से कराया जाता है। तलहटी, खेत, घर या सार्वजनिक स्थानों पर इसका निर्माण होता है। पायदान वह संरचना जो पानी को इस कुंड या टांके के अंदर पहुंचाती है उसे पायदान कहते हैं। इंडू, इसका जो ढक्कन होता है इसे इंडू कहा जाता है। नेक्स्ट संरचना है आपके खड़ीन। खड़ीन का निर्माण जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा काफी अधिक मात्रा में करवाया गया है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जैसलमेर में लगभग 500 खड़ीन पाई जाती हैं। यानी यहां पर 500 खड़ीन वर्तमान में भी उपस्थित हैं, और इन 500 खड़ीन से लगभग 1300 हेक्टेयर भूमि में पानी संग्रहित रहता है। यहां पर इतनी भूमि पर सिंचाई की जाती है। खड़ीन का निर्माण सार्वजनिक भूमि पर कराया जाता है। सार्वजनिक भूमि पर निर्माण होता था, और ये जो सार्वजनिक भूमि थी ये राजा के द्वारा दान के रूप में दी जाती थी। लेकिन जितनी उपज होती थी उसका 1/4 भाग कर के रूप में देना होता था। इस भूमि पर उपज का 1/3 भाग कर के रूप में दिया जाता था। कर के रूप में इसे दिया जाता था। इसकी लंबाई जो खड़ीन की होती है वो 5 से 7 मीटर होती है। 5 से 7 मीटर, और गहराई इसकी होती है 2 से 4 मीटर। 2 से 4 मीटर इसकी गहराई होती है। यानी ये लंबाई इनकी ज्यादा होती है और गहराई इनकी कम होती है। इस प्रकार की संरचना होती है, इसे खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन जो होती है, एक खड़ीन से जब पानी पहुंचता है तो इसके आगे दूसरी खड़ीन का निर्माण कराया जाता है, और ये जब ओवरफ्लो होती है तो ओवरफ्लो होने के बाद इसका पानी नेक्स्ट खड़ीन में प्रवाहित होता है। इस प्रकार की ये संरचना होती है। ये जो संरचना होती है खड़ीन, इसमें जब पानी सूख जाता है तो इस
सूखी हुई भूमि पर खेती की जाती है। किसकी खेती करते हैं? गेहूं की खेती यहां पर की जाती है। इसलिए इस स्थान का उपयोग सिंचाई हेतु आपके कृषि हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 5 से 7 मीटर है। और इसकी जो पाल होती है, इसकी पाल को पक्का किया जाता है। यानी इसमें ये जो दीवार होती है, पहली दीवार और दूसरी दीवार, ये तो होती है कच्ची। ये दीवार और ये दीवार कच्ची होती है, इधर से पानी आने का रास्ता रहता है। और ये तो दीवार है, ये पक्की बनाई जाती है। यानी इसमें एक दीवार जो होती है वो पक्की बनाई जाती है, बाकी जो दीवारें होती हैं वो कच्ची होती हैं, यानी मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं। इस प्रकार इसमें पानी अगली जो खड़ी है उसमें प्रवाहित होता रहता है। लंबाई 5 से 7 मीटर होती है, गहराई 2 से 4 मीटर होती है। और कच्ची जो मिट्टी होती है वो इसलिए बनाई जाती है, ये इसका जो क्षेत्र होता है ये कच्चा रखा जाता है, अंदर से इसको पक्का नहीं किया जाता। इसलिए जो वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर चला जाता है, भूगर्भिक जल जो है उसका स्तर भी ऊपर आ जाता है। इसके किनारे पर यहाँ पर कई बार कुएं का निर्माण भी किया जाता है। और ये जो कुआं है इसमें यहाँ पर भूमिगत जल के कारण इसका जल लेवल बढ़ जाता है और इसका उपयोग सिंचाई पीने के पानी हेतु भी किया जाता है। नेक्स्ट संरचना है आपके टोबा। नेक्स्ट संरचना है टोबा। टोबा जो संरचना है ये नाड़ी के समान ही संरचना होती है, लेकिन इसकी गहराई नाड़ी से ज्यादा होती है। नाड़ी की गहराई अपन ने देखा 3 से 12 मीटर होती है, जबकि इसकी गहराई नाड़ी से ज्यादा होती है। नाड़ी के समान आकृति, गहराई नाड़ी से अधिक होती है। टोबे का निर्माण ऐसी भूमि पर किया जाता है जिसमें जल रिसाव कम होता है। ऐसी भूमि पर निर्माण किया जाता है जहां जल रिसाव कम हो। इसका उपयोग पीने के पानी हेतु किया जाता है। एक से 20 परिवार तक इसका उपयोग करते हैं। 1 से 20 परिवार जो हैं वो इसका उपयोग करते हैं। किसके? टोबे का। नेक्स्ट है झालरा। झालरा की विशेषता यह है कि इसमें स्वयं का पायदान नहीं होता है। स्वयं का पायदान नहीं होता है। संरचना इसकी आयताकार होती है। झालरा जो है इसकी संरचना आयताकार होती है। तीन तरफ इसमें सीढ़ियां होती हैं। 3 तरफ सीढ़ियां पाई जाती हैं। इसका उपयोग धार्मिक स्नान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पेयजल हेतु इसका उपयोग नहीं होता। झालरे में पानी तालाब या झरने से आता है। इस प्रकार झालरा जो है वो धार्मिक महत्व की वस्तु है। इसका उपयोग पेयजल हेतु नहीं
किया जाता। जोधपुर के इलाके में निर्मित 1660 का महामंदिर का झालरा काफी महत्वपूर्ण है। 1660 में जोधपुर में महामंदिर का झालरा। नेक्स्ट आपके कुई या फिर बेरी। कुई या बेरी, कुई या बेरी जो है वो तालाब के पास बनाई जाती है। तालाब के पास बनाई जाती है। इसका उपयोग पेयजल हेतु किया जाता है। इस प्रकार से अगर कोई तालाब है तो तालाब के पास यहां पर कुई का निर्माण किया जाता है और इस कुई में इस तालाब का पानी जब भूमिगत जल रिस कर जब ऊपर उठता है तो ये कुई जो है यहां से पानी निकालकर पेयजल हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसकी गहराई 10 से 12 मीटर होती है। किसकी? कुई या फिर बेरी की जो गहराई होती है 10 से 12 मीटर होती है। इसमें कई बार जो खेत होता है उस खेत के चारों तरफ इस प्रकार से मेड़बंदी की जाती है और बीच में कुई का निर्माण किया जाता है। और जब ये जल जो है भूमिगत भूमि में नीचे जाता है तो इस कुई में पानी जो है वो उसका लेवल ऊपर उठ जाता है। इसलिए इसका उपयोग कई बार सिंचाई कार्य हेतु भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ संरचनाएं और हैं, जैसे मदार। मदार जो संरचना है वो तालाब या पानी आने के लिए एक संरचना होती है जिसे मदार कहा जाता है। मदार यानी यहां पर कोई तालाब है, इस तालाब में पानी आने के लिए जो संरचनाएं बनाई जाती है जिससे कि वर्षा का जो जल है वो इसमें आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। अब राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण इकाइयों के उपयोग यानी इनकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता की बात करें तो इनका उपयोग कृषि को बढ़ावा देने में किया जाता है। यानी इससे कृषि जो है उसको बढ़ावा मिलता है। कृषि को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा इनका उपयोग किया जाता है भूगर्भिक जल संग्रहण हेतु, अकाल राहत कार्यों में, अकाल राहत कार्यों में, रोजगार बढ़ाने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। और कृषि जो है कृषि को बढ़ावा मिलता है। ये इसके उपयोग हैं राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण इकाइयों की। वर्तमान में पतन के कारण में पहली बात तो ये है कि इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी कम हुई है। स्थानीय लोगों की भागीदारी कम। दूसरा, सरकारों द्वारा ध्यान न देना। तीसरा, व्यवसायिक या फिर वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा देना। ये सारे कारण जो हैं ये सारे कारण हैं परंपरागत जल संग्रहण इकाइयों के पतन के कारण। इसके उपयोग हैं, कृषि को इससे बढ़ावा मिलता है,
भूगर्भिक जल संग्रहण होता है और अकाल राहत कार्य में इससे रोजगार जो है वो भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा पानी की जो समस्या है वो भी इससे कम हो जाती है। इसलिए परंपरागत जल संग्रहण इकाइयां जो है इनको वापस रिकवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत